तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है एम्बिग्विटी। आप लोग के एग्जाम में यदि आप पिछले सालों के प्रश्नों को उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन आ चुका है कि हु हैज रिटन 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। इसके अलावा जब इस टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो ऐसे ढेरों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं जो इससे कनेक्ट होते हैं। जैसे पिछले एग्जाम में आया था इक्विवोक, जो कि आप यदि आप जैसे ही यहाँ पे लाइन पढ़ते हैं आपको तुरंत दिखाई पड़ता है। इन ऑर्डरली यूसेज एम्बिग्विटी इज अप्लाइड टू अ फॉल्ट इन स्टाइल दैट इज यूज ऑफ अ वेग और इक्विवोकल फॉर्म। तो आपने देखा कि पिछली बार एक वर्ड आया था, एक टर्म आया था इक्विवोक, और पूछा गया था कि ये किस पर्टिकुलर टाइप से रिलेटेड है, ये किस टर्म से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और उस कनेक्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे जिसके लिए बैच स्टार्ट हुआ है। आप लोग को एक चीज और बता दूं, जैसे जैसे इस बैच को मैं पढ़ा रहा हूं आपको ये महसूस होगा कि इस बैच को करने के बाद आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो आपके एग्जाम में अतिरिक्त 2 या 3 क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर पीजीटी में अक्सर आ जाता है, टीजीटी में भी 2 क्वेश्चन अक्सर, मतलब 1 या 2 या 3, ये डिपेंड करता है अलग अलग ईयर पे। कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन अलग से आ गया है, ना वो टीजीटी के राइटर हैं ना वो पीजीटी के राइटर हैं। ठीक है, तो हम जब डीपर लेवल पे सोचते हैं वो कहाँ से आ गया, तो गारंटी के साथ बता रहा हूँ वो एम एच अब्राहम से आ गया। अगर आपने टर्म्स को ईमानदारी से पढ़ा है तो आप 100% उन क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। और आज ही मैं आपको बता देने वाला हूं, जितने लोग इसमें प्योरली टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यानी जो यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग के लिए तो ये बैच एकदम रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि शेक्सपियर के, अगर आपके एग्जाम में अक्सर 12 से 16 क्वेश्चन के आसपास आता है, टीजीटी में कभी कभी 20 भी हो जाता है, और आपके पीजीटी में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आता है, तो आप मान के चलिए कि उसमें से 60% क्वेश्चन सिर्फ एम एच अब्राहम से आने वाला है। आप सोच के डाउट में पड़ जाओगे कि क्या ऐसा हो सकता है क्या। तो यस, गारंटी के साथ बता रहा हूं कि 60% क्वेश्चन सीधे एम एच अब्राहम से, शेक्सपियर से आने वाला है, और हर बार आता है। अब कोई यदि सही तरीके से एम एच अब्राहम को पढ़े तो वो तुरंत फाइंड कर लेगा, और सही तरीके से हम पढ़ते नहीं, हमारी तो प्रॉब्लम ये है, या एम एच अब्राहम को हम पढ़ते ही नहीं है, या अक्सर टीजीटी वाले टीचर्स पढ़ाते नहीं, सोचते इतना प्रेशर क्यों है। तो अब आप ध्यान दें, सबसे पहले आज की जो क्लास होने वाली है, हम किन किन चीजों पे डिस्कशन करने वाले हैं वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। आज की क्लास में आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे एम्बिग्विटी पे। हम आपसे डिस्कशन करेंगे इक्विवोक, जो कि पिछली बार एग्जाम में आ चुका है आपके। इसके अलावा हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टर्म, प्लूरीसिग्नेशन। प्लूरीसिग्नेशन एक बहुत ही शानदार टर्म है जो कि एग्जाम में आ जाए तो 90% बच्चे या 80% बच्चे शायद कर ही ना पाए, जो कि कहीं और से नहीं, एम्बिग्विटी से ही कनेक्टेड है वर्ड भी। इसके अलावा हम शेक्सपियर के क्लियोपाट्रा, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा से रिलेटेड भी कुछ चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, और वहां देखेंगे एम्बिग्विटी कैसे है। बहुत बढ़िया एक कोटेशन हमारे सामने आएगा, हो सकता है ये कोटेशन आपके एग्जाम का कोटेशन हो जाए। इसके अलावा जो है हम शेक्सपियर के रोमियो जूलियट को भी थोड़ा सा एक रेफरेंस देखने वाले हैं एम्बिग्विटी के ही संदर्भ में। ठीक है, तो इस तरह हम बहुत ढेर सारी चीजें देखने वाले हैं। आप लोग को पता है एक बहुत बड़े राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड, या ऑस्कर विल्डे कुछ लोग बोलते हैं, बहुत ही फेमस राइटर हैं। ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं अलग अलग तरीके से। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ऑस्कर विल्डे जी या ऑस्कर वाइल्ड जी जो है, इनका एक बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, मूवमेंट से कनेक्टेड, अपने कनेक्टेड हैं। कोई बता सकता हो कौन सा मूवमेंट है जिससे कनेक्टेड है ऑस्कर विल्डे जी? अगर कोई बता देगा तो अच्छा लगेगा, आपके एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, टीजीटी पीजीटी में आ चुका है। ऑस्कर विल्डे जी किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट से कनेक्टेड है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि इनका बहुत ही एक फेमस स्टोरी है, द हैप्पी प्रिंस। इसके अलावा इनका एक बहुत ही फेमस नावल है,
और एक बहुत ही फेमस ड्रामा है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, और ड्रामा और नावल का नाम है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। ये तीनों बहुत ही फेमस वर्क हैं। द हैप्पी प्रिंस इनका बहुत ही फेमस स्टोरी है। इसके अलावा आप लोगों ने एक और फेमस स्टोरी पढ़ा होगा द सेल्फिश जाइंट, आपके एग्जाम में आ सकता है। बड़े राइटर हैं ये दोनों वर्क, हर बच्चा पढ़ता है। इसके अलावा द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बहुत ही फेमस है क्योंकि थोड़ा सा होमोसेक्सुअलिटी के एलिमेंट को उसमें दिखाया गया है। ठीक है, और सबसे लास्ट में मैंने आपको ड्रामा बताया, ये तो बहुत ही फेमस ड्रामा है, कॉमेडी ऑफ मैनर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कॉमेडी ऑफ मैनर आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर, और कॉमेडी ऑफ मैनर का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है इनका एक ड्रामा है जिसका नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये अभी फिलहाल हम आज ही देखेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये भी पन का एक एग्जाम्पल है, एम्बिग्यूटी का जो अर्नेस्ट वर्ड है ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एक अर्नेस्ट तो नाम है, करेक्टर का ही नाम है अर्नेस्ट, और दूसरा अर्नेस्ट जो है मतलब होता है टू बी ग्रेव। ठीक है, गंभीर होना, धीर गंभीर होना। तो ये जो है गंभीर होने के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदे हैं, और प्लस अर्नेस्ट नाम होने के क्या फायदे हैं, तो ये पन है, अर्नेस्ट पे पन है एक तरह से। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर बार आपके एग्जाम में आता है। हम चीज़ों को कनेक्ट कर लें तो फिर हमारा बात ही बन जाए, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं इसीलिए दिक्कत रहती है। चलो आज कनेक्ट करने की अच्छे से कोशिश करते हैं। इन अडर्नी यूजेज एम्बिग्यूटी की जब हम बात करते हैं तो शुरुआत से ही एम्बिग्यूटी को एक निगेटिव टर्म माना जाता था, और ये काफी लंबे समय तक आज के भी संदर्भ में जब नॉर्मल हम बात करते हैं, आप लोग अक्सर देखिए कोई व्यक्ति किसी बात को सीधे सीधे नहीं बताता है तो लोग उससे कहते हैं ये फालतू पकाता रहता है। तो लोग कहते हैं डोंट बीट अबाउट द बस। ठीक है, बिना मतलब इधर उधर बातें मत करिए, कम टू द पॉइंट, पॉइंट पे आइए, सीधे बात बताइए। तो एम्बिग्विटी लैंग्वेज में कभी भी अच्छी नहीं मानी मानी जाती रही है। लेकिन हुआ क्या, पहले समझ लें कि इन ऑर्डरली यूसेज एम्बिग्विटी इज अप्लाई टू अ फॉल्ट, हमेशा इसे फॉल्ट माना जाता रहा है कि ये नहीं होना चाहिए एम्बिग्विटी लैंग्वेज में। लैंग्वेज एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। दैट इज, इसका मतलब ये है द यूज ऑफ वेग आर इक्विवोकल टर्म आर एक्सप्रेशन व्हेन व्हाट इज वांटेड इज प्रेसिजन आर पर्टिकुलरली ऑफ रेफरेंस। यानी जब आपको सीधे सीधे पॉइंट वाला कोई चीज बताना है, अगर आप ऐसा न करके आप एम्बिगुअस तरीके से जवाब देते हैं तो इसे हमेशा फॉल्ट माना जाता रहा है। लेकिन एक बहुत बड़े राइटर आए 20th सेंचुरी में जिनका नाम है विलियम एप्सन। जब ये आए तो विलियम एप्सन ने ये कहा कि भैया एक मैं बुक लिखता हूँ 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। इन्होंने एम्बिग्विटी के इतने क्वालिटी गिना दिए, इतने प्रकार बता दिए कि उस समय के बाद से हाउएवर द टर्म हैज बीन वाइडली यूज्ड इन द क्रिटिसिज्म टू आइडेंटिफाई अ डेलिबरेट पोएटिक डिवाइस। उस समय से ये बात माने जाना लगा कि भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, एम्बिग्विटी तो कई बार पोएट जानबूझ के, राइटर जानबूझ के अपनी लैंग्वेज में यूज करता है ताकि आप उसमें अलग अलग मीनिंग निकाल सकें, अलग अलग लेवल पे जाके मीनिंग निकाल सकें। ये बहुत बड़ी बात हो गई। और फिर यहीं पे बिहारी लाल जी का याद आ जाता है। ठीक है, बिहारी लाल जी के सत सया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यानी बहुत ही छोटी लाइन बोलते हैं वो, बस 2 लाइन का कपलेट होता है, लेकिन जब मीनिंग निकालने लगो तो ढेर सारी मीनिंग निकल के आने लगती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि कई बार पोएट या राइटर डेलिबरेट यूज करता है, जानबूझ के ऐसे वर्ड को यूज करता है जो डबल मीनिंग दे। ठीक है, भोजपुरी गानों में तो जानबूझ के मुझे लगता है यूज करते हैं ये लोग ताकि डबल मीनिंग दे। ठीक है, और वो हिट हो। ठीक है, तो ऐसे जानबूझ के लोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भैया। द यूज ऑफ अ सिंगल वर्ड आर एक्सप्रेशन टू सिग्निफाई, अब ध्यान देना है कि एम्बिग्यूटी का मतलब लिटरल मीनिंग क्या है। एम्बिग्यूटी का लिटरल मतलब यह है कि द यूज ऑफ अ सिंगल वर्ड, किसी एक वर्ड को यूज किया जाना या एक एक्सप्रेशन को यूज किया जाना टू सिग्निफाई टू और मोर डिस्टिंक्ट रेफरेंसेस। ठीक है, जब दो या दो से अधिक रेफरेंस को दिखाना हो वो भी अलग अलग, आर टू एक्सप्रेस टू आर मोर डाइवर्स एटीट्यूड आर फीलिंग, या दो से अलग अलग प्रकार के एटीट्यूड या फीलिंग को दिखाना हो, तब आपको जो है लिटरेचर में एम्बिग्यूटी का यूज करना है। और ये बहुत अच्छी बात है, ये तो राइटर की क्वालिटी है कि राइटर ऐसे वर्ड्स को यूज कर पा रहा है कि वो 2 लेवल की मीनिंग, 2 या 2 से अधिक लेवल की मीनिंग वहां पे क्रिएट करने में सक्षम है। तो ये राइटर की क्रिएटिविटी कही जाएगी, कैपेबिलिटी कही जाएगी, न कि
उसका गलत यूज किया जाएगा, कहा जाएगा कि एरर है। तो एम्बी जब तक ये बुक नहीं आई थी 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, तब तक इन राइटर्स को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। जैसे आपके डन वगैरह देखिए जो कि मेटाफिजिकल राइटर्स हैं, जब ये लोग को कहाँ 20वीं सेंचुरी में टी एस इलियट ने इनको फिर से एक तरह से जीवित किया, इनको महत्व देना शुरू किया। ठीक है, जब 20वीं सेंचुरी में आपको ऐसा, आप कभी सोचते हैं आप लोग कि ये जो मेटाफिजिकल राइटर जो आज इतने बड़े राइटर माने जाते हैं, एक समय था कि इनको लोग भूल गए थे। इनको मेटाफिजिकल राइटर्स को 16वीं सेंचुरी और 17वीं सेंचुरी के बाद कोई पढ़ने वाला नहीं था। 18वीं सेंचुरी 19वीं सेंचुरी में तो ये गायब हो गए थे, इनको कोई महत्व ही नहीं देता था, इनको माना जाता था कि ये अच्छे राइटर नहीं हैं। फिर अचानक 20वीं सेंचुरी में ये राइटर्स का फिर से प्रादुर्भाव होता है, उदय होता है, और उदय कराने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है टी एस इलियट साहब को। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाए कि हु हैज बीन गिवन क्रेडिट, हाँ, हु इज, ठीक है, गिवन क्रेडिट फॉर रिवाइविंग मेटाफिजिकल पोएट्स, तो हमेशा ध्यान रखना टी एस इलियट। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि आपको यह भी ध्यान रखना है कि टी एस इलियट मेटाफिजिकल राइटर्स को एक बार 18वीं सेंचुरी में ही, 19वीं सेंचुरी के आसपास में जो है आपके डॉक्टर जॉनसन साहब ने भी अपने वर्क में मेंशन किया था। जब वो लाइफ ऑफ पोएट्स लिखते थे तो लाइफ ऑफ काउली में उन्होंने ये सारी बातें कही है कि एक ऐसे पोएट थे जो 17वीं सेंचुरी के बिगनिंग में थे और जो है वो मेटाफिजिकल कहलाते थे। तो ये बात जॉनसन ने कहा है, लेकिन जब रिवाइव करने की बात आएगी तो हमेशा टी एस इलियट आएंगे। और क्यों 20वीं सेंचुरी में रिवाइव किया गया, यहाँ भी एक बहुत बड़ी बात बता दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 20वीं सेंचुरी में लैंग्वेज पे काम किया जाने लगा। 20वीं सेंचुरी से पहले ऐसा माना जाता था कि राइटर के नाम के आधार पे हम मानते थे कि अच्छा ये सेली की पोइट्री है तो बहुत अच्छी पोइट्री है, ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री है तो बहुत अच्छी पोइट्री है। लेकिन हुआ क्या, अब देखो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, चीजों को कनेक्ट करना है। एक बहुत बड़े राइटर हैं 20वीं सेंचुरी के जिनका नाम है आई ए रिचर्ड्स। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। आई ए रिचर्ड्स एक कॉन्सेप्ट लेके आए, एक बुक लेके आए जिसका नाम इन्होंने रखा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ध्यान रखिएगा, बुक का नाम क्या है भैया, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो जब ये आई ए रिचर्ड्स ही ये बुक लेके आए प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि दुनिया का कोई भी राइटर जो है सिर्फ अपने लैंग्वेज के आधार पे महान बनता है वो। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया कि जो अपने स्टूडेंट्स थे, जो आई ए रिचर्ड एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, तो इन्होंने क्या किया, ये और इनके कई साथी लोगों ने मिलकर क्या किया कि अपने स्टूडेंट्स को ऐसे पोयम दिया और कहा कि अब इस पोयम का आपको टेक्सुअल एनालिसिस करना। क्या करना भैया, टेक्सुअल एनालिसिस करना है। यानी आपको अब ये नहीं पता है कि ये राइटर विलियम शेक्सपियर का पोयम है कि ये पीबी शेली का पोयम है। आपको बस एक पोयम दे दिया गया, राइटर के बारे में कोई रेफरेंस नहीं दिया गया, कुछ नहीं बताया गया। अब आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म करना है, टेक्सुअल एनालिसिस करना है। और टेक्सुअल एनालिसिस करके बताइए कि कौन राइटर क्या बात कहना चाहता है, कितना महान है। और आपको राइटर का नाम भी नहीं पता है। तो इस दौरान बहुत नई नई चीजें निकल के आई, नए नए एक्सप्लेनेशन निकल के आए, और बहुत से लोगों ने शेक्सपियर जैसे महान राइटर में 100 कमियां निकाल दी। और उस समय के नए नए राइटर जो कि कम लेस इंपॉर्टेंट थे, उन राइटर्स ने उनकी पोयम्स में बहुत अच्छाइयाँ थी। तो ये बात आ गया। तो जब से प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म होने लगा, टेक्सुअल क्रिटिसिज्म होने लगा, तब से लैंग्वेज के महत्व को समझा जाने लगा। और इसीलिए 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी इस तरह के जो बुक्स हैं ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए टेक्सुअल एनालिसिस में। और यही वजह है कि लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दिया गया और ये माना जाने लगा कि भैया ये जो वर्ड है राइटर सोच समझ के यूज किया है, उसको बेवकूफ़ मत समझिए, ये उसका एरर नहीं है, ये तो उसकी क्वालिटी है कि वो एक शब्द से बहुत ढेर सारी मीनिंग को कन्वे कर पा रहा है। ठीक है, और यही वजह है कि जैसे आप लोग मेटाफिजिकल जो पोएट्स थे ये लोग कंसीट का इस्तेमाल करते थे। कंसीट का इस्तेमाल क्या है, फार फेज्ड इमेजरी, एक ऐसे मेटाफर का यूज कर रहे हैं जो कि नॉर्मली लोग सोच नहीं सकता है, ऐसी ये चीजें कंपेयर कर रहे हैं। तो उस समय लोगों को ये बात हजम ही नहीं हुआ, पसंद ही नहीं आया कि भैया ये तो बहुत अलग टाइप का इमेजरी कर रहे हैं लोग, अलग टाइप का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो उस समय लोगों ने महत्व नहीं दिया। लेकिन जब 20वीं सेंचुरी में लैंग्वेज के महत्व को समझा गया, तो फिर उस समय जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा
एक तरह से सम्मान होने लगा कि वास्तव में इन लोगों ने लैंग्वेज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है, और यही वजह थी कि मेटाफिजिकल पोएट्स फिर से रिवाइव हुए। आई होप कि मेरी बातें आप लोगों को बहुत डीपर लेवल पे समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए कितनी चीजें मैं कनेक्ट कर रहा हूं, आपके एग्जाम में सीधे सीधे कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, अब चाहे जो आ जाए, आप अब एग्जाम में आ जाए कि ये बताओ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आइए रिचर्ड्स ने दिया। इस बुक को किसने लिखा, आइए रिचर्ड्स ने दिया। टेक्सुअल क्रिटिसिज्म के बारे में कौन बात करता है, आइए रिचर्ड्स बात करते हैं। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्स को कौन रिवाइव करता है, तो टीएस इलियट करते हैं। पहली बार जिक्र कौन करता है, तो आपके डॉक्टर जॉनसन साहब करते हैं। ठीक है, लाइफ ऑफ द पोएट्स में कई चीजें मैं ऐसे आपको बात बात में बता रहा हूं, ट्राई टू रिमेंबर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एम्बिग्विटी है, ये मल्टीपल मीनिंग एंड प्लूरिसिग्नेशन, बहुत प्यारा वर्ड है प्लूरिसिग्नेशन, आर अल्टरनेटिव टर्म्स फॉर दिस यूज ऑफ लैंग्वेज। यानी ये जो लैंग्वेज का यूज है, ये तो वास्तव में बेहतरीन यूज है, और इसके लिए आप दूसरे भी कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे मल्टीपल मीनिंग, या फिर इसके अलावा प्लूरिसिग्नेशन, इसे भी आप यूज कर सकते हैं। अब ये जो प्लूरिसिग्नेशन है, ये बहुत ही बढ़िया वर्ड है, इसका मतलब समझिएगा। प्लूरिसिग्नेशन वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। प्लूरल, प्लूरल का मतलब आप समझ सकते हैं सेवरल, या एक से अधिक। और जो सिग्नेशन है, ये सिग्निफिकेशन से बना हुआ है, सिग्निफिकेशन। और सिग्निफिकेशन का मतलब होता है मीनिंग। ठीक है, तो जब कोई वर्ड सेवरल मीनिंग दे पाए, तो उसे क्या बोलेंगे कि इस वर्ड में प्लूरिसिग्नेशन है। ठीक है, बहुत ही प्यारा वर्ड है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसे भी हमें याद रखना है भैया, ये दो वर्ड बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है। दे हैव द एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग द पेजोरेटिव एसोसिएशन विद द वर्ड एम्बिग्यू। ठीक है, अब आपको हम एम्बिग्विटी के कुछ बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देते हैं, और ये बहुत ही शानदार एग्जाम्पल आपके सामने है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना है। जैसे यहाँ पे ध्यान दे, शेक्सपियर का मैंने कहा ना कि आपको शेक्सपियर आप इसी में बहुत ढेर सारा पढ़ लोगे। जैसे शेक्सपियर की बात करते हैं, शेक्सपियर का बहुत ही फेमस वर्क है एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। एंटनी एंड क्लियोपाट्रा के एक्ट 5 सीन 2 में आप देखें, एक्ट 5 सीन 2 में आपको जब उस समय की बात हो रही है, एक्ट 5 सीन 2 की बात करते हैं, ये उस समय की बात हो रही है जब आपको पता है कि क्लियोपाट्रा की सेना जो है हार चुकी है। ठीक है, अब जो है एंटनी भी ये समझता है कि क्लियोपाट्रा की डेथ हो चुकी है, तो उसने भी अपनी हत्या खुद ही कर ली है, खुद खुद को अपने आप को मार दिया है। तो अब क्लियोपाट्रा के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब वो ये सोचती है कि मैंने जो मेरा इतना सच्चा प्रेमी था वो भी मेरे लिए मर गया, और मैं तो अपने आप को प्रूव ही नहीं कर पाई, और अब यदि मैं सीजर के हाथ में कहीं पड़ गई, सीजर का मतलब कौन से सीजर, नाम बताइए, किस सीजर के हाथों में पड़ गई, तो वो क्या करेगा, इसका परेड निकलवाएगा, यानी पूरी जनता के सामने इससे बेड़ियों में जकड़ के, बेड़ियों में जकड़ के, और पूरी जनता के सामने घुमाया जाएगा, इससे इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। ठीक है, और अलग अलग तरीके से इसको जो है, इसके सम्मान को ठेस पहुंचाया जाएगा। तो इसने कहा इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। ठीक है, तो अब इसने क्या किया कि फाइनली जो है इसने ये डिसाइड किया कि ये मरेगी, और मरने के लिए इसने क्या डिसाइड किया कि मैं मरूंगी तो स्नेक से मरूंगी, आस्प। मुझे, मैं कैसे मरूंगी, मुझे स्नेक से मरना है, स्नेक बाइट से। ठीक है, तो उस समय का ये दृश्य है, और ये बोल रही है कि कम दाउ मॉर्टल रिच with thy sharp teeth, this knot intrinsicate of life at once untie. Poor Winmus, fool, be angry and dispatch. बहुत ही प्यारा मतलब ये रेफरेंस है, कि ये कहती है कि अब देखो यहाँ पे किस तरह से जो है एम्बिगुअस यूज है लैंग्वेज का, वो समझना है कि ये जो आस्प है, जो स्नेक है, उसको बुलाती है, एड्रेस करती है, यानी यहाँ पे आजी मोरन सॉरी क्या यूज है, एपास्ट्रॉफी का यूज है, कम दाउ मार्टल रिच, तो उसको बोलती है दाउ मार्टल रिच। ये जो मार्टल है, समझना है, यहाँ मार्टल दो मीनिंग दे रहा है। एक तो मार्टल का मतलब हुआ कि फैटल है, यानी घातक है,
घातक यानी डेथ डीलिंग है, डेथ को प्रदान करने वाला है, यानी अगर ये काट देगा स्नेक तो मैं मर जाऊंगी, तो इस हिसाब से ये घातक है, फैटल है। लेकिन साथ ही साथ एक दूसरा भी मीनिंग है, बिल्कुल कॉजिंग डेथ, ये डेथ को कॉज करेगा, तो एक तो ये मीनिंग हुआ। दूसरा ये है कि ये खुद सब्जेक्ट टू डेथ है, अगर मॉर्टल है तो इसको भी एक दिन मर जाना है, तो डबल मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है भाई। तो ये एम्बिगुअस यूज है मॉर्टल का, ठीक है। एक तो कॉजिंग डेथ है, दूसरा सब्जेक्ट टू डेथ है, यानी खुद भी मर जाएगा और ये मारेगा, ये काटेगा तो दूसरा व्यक्ति भी मर जाएगा। तो दो तरीके से मॉर्टल का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत ही शानदार। अब आगे बढ़ते हैं। विद द शार्प टीथ दिस नॉट। अब यहां जो दूसरा वर्ड है वो ध्यान दें, यहां पे एक डिस्पैच वर्ड है, रेच वर्ड भी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिच वर्ड को दो प्रकार से बता रहे हैं, ठीक है। एक तो कंटेम्प्ट वाली फीलिंग है, ठीक है, किसी से तिरस्कार की भाव से कहना कि रिचेड, ठीक है, और एक दया वाली भाव से कहना। अगर मार्टल है, ठीक है, यानी खुद सब्जेक्ट टू डेथ है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आप इसके प्रति कंपैशन दिखा रहे हो, जैसे मैं मर जाऊंगी वैसे ये भी मर जाएगा, तो इस समय आप इसके ऊपर पीटी दिखा रहे हैं, अगर आप इसे सब्जेक्ट टू डेथ समझ रहे हैं। और अगर आप इसे मॉर्टल समझ रहे हैं इस तरह से कि रीजन ऑफ डेथ है, कॉज ऑफ डेथ है, तो फिर आप इससे कंटेम्प्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहां भी दो मीनिंग है। और एक बहुत बढ़िया लास्ट में आप मीनिंग देखते हैं कि बी एंग्री एंड डिस्पैच, तुम गुस्सा हो जाओ और डिस्पैच कर दो। तो अब यहां भी डिस्पैच की दो मीनिंग है, और वो एम एच अब्राहम बता रहे हैं। एक तो है मेक हैस्ट, कि जल्दी करो, दुश्मन वहां सामने से आ रहे हैं। ऑक्टेवियस सीजर को यह पता चल गया था कि अब ये सुसाइड कर लेगी, तो क्यों ना हम इसको सुसाइड करने से पहले ही पकड़ लें, तो इसीलिए अब इसको जल्दी भी है क्लियोपाट्रा को, इसीलिए कह रही कि भैया जल्दी करो, जल्दी करो और अपने जहर को, ठीक है, टू लीव नहीं है। जल्दी किस चीज के लिए करो, जल्दी इसलिए करो कि जल्दी से अपने जीभ से मुझे डस लो, ठीक है, ये कहना चाह रही है, ठीक है। तो जल्दी करो। और दूसरा ये है किल, किल का मतलब मार दो मुझे, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं, जल्दी करना, किल करना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये डबल मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं बहुत से वर्ड्स, और ये बहुत ही बेहतरीन यूज है दोनों तरीके से, जो कि शेक्सपियर के वर्क में आपको उस समय ही देखने को मिलता है, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा में। अब ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके एग्जाम में सिर्फ इतना आ जाए कि वेयर डू यू फाइंड दिस कोटेशन ऑफ शेक्सपियर, या दिस लाइन, दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ शेक्सपियर, कम दाउ मार्टर रिच, तो ये भैया एंटनी एंड क्लियोपाट्रा का है, ठीक है। तो ये है, तो ये हमने योग का एग्जाम्पल भी देख लिया आपका एम्बिग्यूटी का, और साथ ही साथ एक वो भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, ये भी काफी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है शायद इस बार आ जाए। एक वर्ड है पोर्टमान, पोर्टमैंट्यू, ठीक है। पोर्टमैंट्यू एक वर्ड है, या पोर्टमैंटो आप बोल सकते हैं। तो ये पोर्टमैंट्यू वर्ड है, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, और ये भी मल्टीपल मीनिंग देता है। ये एक तरह से एम्बिग्यूटी का ये भी एक टाइप ही है, स्पेशल टाइप है, इसको समझना है। अगर आप पोर्टमैंट्यू की बात करते हैं, तो ये वास्तव में होता है क्या है, एक बहुत बड़ा सूटकेस होता है, जो लिटरल मीनिंग है वो समझिए। एक बहुत बड़ा सूटकेस होता है दैट ओपन्स इनटू टू इक्वल कंपार्टमेंट, जिसको दो बराबर भागों में आप बांट सकते हैं। तो इस तरह सूटकेस जितना आप लोग देखते हैं, हम लोग जाते हैं, तो अक्सर आजकल इसी तरह के सूटकेस का लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो एंड वाज इंट्रोड्यूस इनटू लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय हम्टी डम्टी, एक अच्छे क्रिटिक थे जिनका नाम है हम्टी डम्टी, उन्होंने इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि पोर्टमैंट्यू को किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था एज अ लिटरेरी टर्म, एज अ लिटरेरी फॉर्म, तो इसको यूज किया था हम्टी डम्टी ने। और ये एज एन एक्सपर्ट की तरह इन्होंने ये सेमांटिक का अध्ययन कर रहे थे, लैंग्वेज का अध्ययन कर रहे थे, किसमें भैया, लेविस कैरोल का एक वर्क है थ्रू द लुकिंग ग्लास, 1871 में ये वर्क आया है, और उसके वर्क का ये अध्ययन कर रहे थे, तब उन्होंने इसको जो है हमारे सामने पहली बार इस वर्ड को यूज किया था। अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं,
बहुत डीपर, चूंकि ये वर्क हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत डीपर नहीं, हमें बस इतना जानना है कि लेविस कैरोल का वर्क है थ्रू द लुकिंग ग्लास। अब हमारा मेन फोकस होगा कि हम पोर्टमैंटो के वर्ड को मतलब को समझें कि इसका यूज कैसे होता है। तो ही इज एक्सप्लिकेटिंग, एक्सप्लिकेटिंग का मतलब होता है एक्सप्लेनिंग। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन करते हैं, एक मिनट, हेलो, 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 हेलो। हाँ भैया, हम क्लास ले रहे थे, सुबह आएंगे ना। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि ये एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेटिंग, एक्सप्लिकेटिंग टू एलिस द मीनिंग ऑफ ओपनिंग लाइंस ऑफ जाबर वाकी। ठीक है, तो जाबर वाकी जो है उसमें एक पर्टिकुलर वर्क है, इसी के अंदर एक पोएम टाइप का है। तो उसको जो है ये एक्सप्लेन करते हैं उसकी बिगनिंग की लाइन को। तो वहां पे ये पोर्टमैंटो का यूज आपको देखने को मिलता है। इट वॉज ब्रिलिंग दैट द स्लिथी टॉप्स डिड गायर एंड गिम्बल इन द वेब। अब हमें बहुत मतलब नहीं समझना है, हमें बस ये समझना है कि ये दो लाइन यूज हुआ है। और यहाँ पे पोएट, ये जो क्रिटिक है, ये बताना चाहता है कि यहाँ जो वर्ड ये स्लिथी यूज हुआ है, ये डबल मीनिंग में यूज हुआ है। कैसे भैया? स्लिथी का मतलब है लीथ एंड स्लिमिंग। ठीक है, अब ये भी क्या मतलब, इस पे भी हम नहीं जाते, हम सिर्फ ये समझते हैं कि स्लिथी का दो मतलब है, एक मतलब है लीथ और एक है स्लिमी। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया पोर्टमांटू से, ये समझना है हमें। ये हमें समझ में आया कि हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार स्लिथी दो वर्ड, दो मीनिंग दे रहा है, दो वर्ड की मीनिंग दे रहा है, उसी प्रकार से पोर्टमिंटू है, ये क्या है, देयर आर टू मीनिंग पैक्ड इनटू वन वर्ड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पोर्टमैंटो की डेफिनेशन क्या होगी, तो एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा क्रिटिकल वर्ड है जहां दो या दो से अधिक मीनिंग जो है वो एक वर्ड के द्वारा दिया जाता है। अब आपका अगला प्रश्न होगा कि सर तब अंतर क्या है? यही चीज तो एम्बिग्यूटी भी कर रहा था कि एक ही वर्ड जो है वो दो या दो से अधिक मीनिंग दे रहा है। तो एम्बिग्विटी और पोर्टमैंटो में एक अगर थोड़ा सा डिफरेंस बोले तो क्या हो सकता है? कैन एनीवन टेल? क्या कोई बता सकता है आप में? आप लोग टाइप कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो भाई क्या बेसिक डिफरेंस हो सकता है? एम्बिग्विटी भी यही कहता है, प्लूरिसिग्नेशन भी यही कहता है, मतलब वो सारे वर्ड तो लगभग एक ही जैसे हैं। तो वो यही कहते हैं कि कोई एक वर्ड है, उसका दो या दो से ज्यादा बार यूज किया जाए, दो या दो से ज्यादा मीनिंग यदि वो देता है वर्ड, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एम्बिग्विटी है। लेकिन अगर हम कहें पोर्टमैंटो है, तो ये उससे अलग कैसे है? अब इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। एक एग्जाम्पल आपको लेके समझाते हैं। जैसे आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, स्मोक, सुना है स्मोक? ठीक है, स्मोक की जब बात करते हैं तो स्मोक क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, स्मोक प्लस फॉग। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी एग्जाम्पल प्रीति गुप्ता एकदम, प्रीति शुक्ला एकदम सही दे रही हैं आप। ठीक है, तो यानी क्या होता है कि यस, जो पोर्टमैंटो है ये दो वर्ड्स को मिला के बनता है। जब दो वर्ड्स को इस तरह से जोड़ा जाए, उनकी स्पेलिंग को और उनकी मीनिंग को, बात समझना है, इसकी डेफिनेशन ऐसे आप कह सकते हैं, जब इंटरनेट पे आप देखेंगे तो इसका डेफिनेशन ये होगा कि पोर्टमैंटो इज अ वर्ड, इज अ क्रिटिकल वर्ड that is made by combining the spelling and meaning of two or more words। जब दो या दो से अधिक वर्ड्स की स्पेलिंग को और मीनिंग को मिला के एक नई मीनिंग दिया जाता है, तब आपका बनता है पोर्टमैंटो। ठीक है, लगभग आप लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, उससे लग रहा है आप लोग समझ चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। सभी लोग बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्लीथी वर्ड है, ये लीथ एंड स्लीमी, इन दोनों को मिला के जोड़ के बना के एक वर्ड बना दिया, ये है मतलब। ठीक है, इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों ने जैसे ब्रंच बताया है प्रीति शुक्ला ने, तो ब्रेकफास्ट एंड प्लस लंच, मीडियोकर मेडिकल प्लस केयर, बहुत अच्छा। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को, अच्छा स्मिता ने दिया है ब्रेकफास्ट, दिया है ब्रंच, दिया है टोमेटो और पोटैटो को मिलाकर पोमैटो। ठीक है, तो लगभग उसी तरह से आप समझने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि ये बताने की कोशिश हो रही है। ठीक है, और भी कुछ लिंग्विस्टिक टर्म है, अभी उस पर नहीं जाते हैं, बस बेसिक लेवल पे चीजें जो यहाँ पे वो एग्जैक्टली समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आपने पोर्टमिंटो को क्या देखा भाई,
कि टू मीनिंग पैक्ड इनटू वन वर्ड। ठीक है। जेम्स जॉयस, अब एक और क्रिटिक है, आपको पता है 20वीं सेंचुरी के बहुत बड़े राइटर हैं जेम्स जॉयस। ठीक है। ये भी इन्होंने भी एक्सप्लॉइटेड दिस डिवाइस, इस डिवाइस को इन्होंने भी यूज किया है। द फ्यूजन ऑफ टू आर मोर एग्जिस्टिंग वर्ड, इन्होंने भी दो या दो से अधिक वर्ड्स को यूज किया है इन ऑर्डर टू सस्टेन द मल्टीपल लेवल ऑफ मीनिंग थ्रू आउट हिज लॉन्ग ड्रीम नरेटिव फिनेगन्स वेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ जेम्स जॉयस ने पोर्टमैंटो का यूज किया है, तो यस किया है। बहुत अच्छा इसमें था, वेब प्लस सेमिनार यानी वेबिनार। ठीक है। तो जेम्स जॉयस ने कहा किया है, जेम्स जॉयस ने अपना एक वर्क है फिनेगन्स वेक, उसमें किया हुआ है। ठीक है। और ये मल्टीपल लेवल ऑफ मीनिंग देना चाहते हैं। प्लीज आप लोग अपनी माइक को ऑफ रखेंगे, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में दिक्कत होगी, बाद में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज कीप योर माइक ऑफ। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे। तो ये हमें जेम्स जॉयस का भी पता चल गया कि ये यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि जेम्स जॉयस किस तरह से यूज करते हैं, उसको भी देख लें आप। थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेकिन जरूर जाने आप जब दिया ही है तो। जेम्स जॉयस क्या करते हैं, इन्होंने एक वर्ड यूज किया है फ्राइडेंड। ये किससे मिलके बना हुआ है, ये फ्राइटेंड एंड फ्राइड से मिलके बना हुआ है, अलग ही प्रकार का है। अब आपके सामने कभी आ जाए कि ये बताओ कि फ्राइडेंड वर्ड हैज बीन यूज इन विच ऑफ द वर्क बाय विच राइटर, तो याद रखना कि ये फिनेगन्स वेक में यूज किया गया है बाय जेम्स जॉयस। इसी प्रकार से एक और वर्ड ये यूज करते हैं युंग, और युंग वास्तव में दो वर्ड को मिला के बनता है, यंग एंड कार्ल। कार्ल युंग, इनको भी जे को भी य की तरह ही पढ़ते हैं, तो कार्ल युंग। ठीक है। ये भी एक बहुत बड़े साइकोल साइकोलॉजी नहीं बोलेंगे, साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है। तो ये सिगमंड फ्रायड के एक तरह से राइवल माने जाते हैं, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं सिगमंड फ्रायड है दोनों। तो इनको दो चीज़ों को मिला के इन्होंने बना दिया यूंग। तो ये दोनों वर्ड यूज किया, हमें बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर नहीं जाना, बस हमें ये जाना है कि किस तरह से पोर्टमैंटो का यूज ये राइटर्स अपने वर्क में कर रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत बड़े राइटर हैं, और आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि ये बताओ डीकंस्ट्रक्शन, मुझे जवाब चाहिए, आई वांट द आंसर। Who has used the term, employed the term deconstruction? Who has? Yes, बहुत अच्छा, जैक्स डेरिडा। जैक्स डेरिडा ने इस वर्ड को सबसे पहले डीकंस्ट्रक्शन वर्ड को यूज किया, उन्होंने इसकी पूरी थ्योरी दी, और बहुत बड़े राइटर माने जाते हैं। उन्होंने इसके अलावा और बहुत प्यारे प्यारे वर्ड यूज किए, जैसे एक आपको बता रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा, बहुत ही प्यारा वर्ड है। इन्होंने एक वर्ड दिया था डिफेरांस। ठीक है। ये वास्तव में इसको आप बोल नहीं सकते, क्योंकि ये कोई डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं है, और इन्होंने कहा कि इसका प्रोनाउंसिएशन भी मत करो, इसका प्रोनाउंसिएशन आप डिफरेंस की तरह ही करो, इसका कोई अलग से प्रोनाउंसिएशन आएगा ही नहीं। मतलब इसके पीछे उनका बहुत बड़ा तर्क है। फिलहाल हम उस लेवल पे नहीं जाते हैं, क्योंकि वो नेट का विषय हो जाएगा आपके एग्जाम में। सिर्फ इतना ही आपको जानना है कि इन्होंने एक वर्ड यूज किया है जो डिफरेंस की तरह है, लेकिन डिफरेंस में जहां ई आना चाहिए आर के बाद, वहां उन्होंने जानबूझ के ए वर्ड यूज किया है। तो ये भी आपके एग्जाम में यूज पूछा जा सकता है कि हु हैज यूज द टर्म डिफरेंस। ठीक है। तो अब ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना इसमें एम्बिग्यूटी है। ये इसको भी आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये पोर्टमेंटिव नाउन है, और ये वास्तव में कहीं ना कहीं जो एक मेजर वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है डेफरर, उससे बना है। और डेफरर दो मीनिंग देता है, टू डेफर एंड टू डिफर एंड टू डेफर। अब ये जो डिफर होता है, इसका मतलब आप सभी को पता है, अगर आप डिफर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप किसी चीज को वैरी करा रहे हैं। दो चीजें हैं, अगर दोनों चीजें एक जैसी नहीं हैं, टू बी अनसिमिलर। ठीक है। अगर वो दोनों चीजें वैरी करती हैं, अनसिमिलर हैं, तो इसका मतलब वो दोनों चीजें डिफर करती हैं। डिफर का मतलब क्या होता है, ये भाई किसका माइक है भाई, आप लोग गड़बड़ी क्यों करते हैं। अगर आप लोग एक दिन माइक ऑन हो गया तो आप लोग आवाज, माइक प्लीज काइंडली कीप योर माइक ऑफ। तो अब ध्यान देना कि डिफर का मतलब वैरी करना, और डेफर का मतलब किसी चीज को पोस्टपोन करना होता है। तो दोनों ध्यान रखना।
तो डिफरर जो वर्ड है ये वास्तव में एक पोर्टमैंटू वर्ब है, और इससे जो नाउन बनता है पोर्टमैंटू उसे बोलते हैं डिफरेंस। आप बोल लीजिए अपने लिए, लेकिन इसको कुछ बोलते नहीं है, ठीक है। इसको डिफरेंस ही बोलिए, इन्होंने इसका कोई प्रोनाउंसिएशन बताया नहीं है, ठीक है। बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल प्रीति शुक्ला, इस टर्म को जैक्स डेरिडा साहब ने ही क्वाइन किया है, तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ठीक है। तो ये आपको डिकंस्ट्रक्शन तो पहले से पता था, इसको भी नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो इन्होंने क्वाइन किया था डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी को समझाने के लिए, और ये एक पोर्टमैंटो नाउन है। अगर देखा जाए तो ये एक फ्रेंच वर्ब डिफरर से बना हुआ है। जो डिफरर है वो दो मीनिंग देता है, डिफर एंड डिफर। डिफर का मतलब वैरी करना, ठीक है, या टू बी डिसिमिलर, और डिफर का मतलब होता है टू पोस्टपोन समथिंग। तो ये दो मीनिंग को देता है, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर, सबको पूरी तरह से बात समझ में आ रही होगी। बहुत डिफिकल्ट लेवल के कॉन्सेप्ट को मैं आपको इजी से इजी लेवल पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई कुड नॉट मेक, ठीक है, इससे ज़्यादा इजी मैं नहीं कर सकता था, ठीक है, इजियर देन दिस। अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ बातें हैं उसको भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हमने देख ली जेम्स जॉयस तक। अब आगे एक पैराग्राफ इसमें और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि बाई हिज एनालिसिस, अच्छा प्रीति शुक्ला बाय हिज एनालिसिस ऑफ एम्बिग्यूटी, और इस तरह से एम्बिग्विटी का जो एक्सप्लेनेशन किया विलियम एप्सन ने, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। इसीलिए विलियम एप्सन का वर्क, ये कहा जाता है ना कि दुनिया में कुछ ऐसे वर्क आते हैं जो अपने नाम अमर कर जाते हैं। तो उसी तरह विलियम एप्सन साहब ने जो ये 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी बुक लिखी 1930 में आया, ये अमर हो गया, क्योंकि इससे बहुत ढेर सारा जो जो चीजें अब तक लोग एक फॉल्ट समझते थे, अचानक लोगों को क्वालिटी समझ में आने लगी, है ना। तो वही चीज है कि ये बहुत बड़ा योगदान है विलियम इप्सन साहब का। हेल्प मेक करेंट अ मोड ऑफ एक्सप्लिकेशन, एक मोड इन्होंने बना दिया, एक्सप्लेन करने का एक नया तरीका बता दिया। डेवलप इजिली बाय एक्सपोनेंट्स ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म आप सभी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब बताया था कि जो टेक्स्ट पे देखो, कुछ चीजें बस हमें बहुत ज्यादा डीपर नहीं, ऊपर ऊपर ही समझना है कि न्यू क्रिटिसिज्म एक ऐसी ब्रांच है क्रिटिसिज्म की जो कि चीजों के राइटर से बात नहीं करती। वो कहती कि इस चीज का राइटर कौन है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें टेक्सुअल एनालिसिस करना है। तो जो न्यू क्रिटिसिज्म के जितने भी राइटर थे वो किस पे फोकस करते थे, क्रिटिक फोकस करते थे टेक्सुअल एनालिसिस पे, टेक्सुअल क्रिटिसिज्म पे। और इस तरह से विलियम इप्सन का जो वर्क है वो बहुत ही ज्यादा उनके लिए अच्छा साबित हुआ, और उसे वो अपने वर्क में अप्लाई कर पाए, ठीक है, उनको एक नई दिशा मिल पाई, which greatly expanded awareness of the complexity and richness of the poetic language। और यहीं से लोगों को पता चला कि यस, ये तो लैंग्वेज की विशेषता है, ये तो रिचनेस है, ये तो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो पोएट जानबूझ के कर रहा है अपने लैंग्वेज को क्वालिटेटिव बनाने में, कुछ और बेहतर मीनिंग दे पाने में, परत दर परत मीनिंग दे पाने में, ठीक है। द रिस्क इज दैट द क्वेस्ट फॉर एम्बिग्विटी विल रिजल्ट इन ओवर रीडिंग एक्स चलो एक्सेसिबली इंजीनियस, ओवर ड्राम, समटाइम्स कंट्राडिक्टली एक्सप्लिकेशन ऑफ लिटरेरी वर्ड ऑफ पैसेज। इसको छोड़ दो, ज़्यादा समझने की नहीं तो और ज़्यादा डीपर हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपको बताने की कोशिश नहीं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किसी राइटर के वर्क को बिना उसके राइटर के कॉन्टेक्स्ट के पढ़ेंगे, ये है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है। और न्यू क्रिटिसिज्म इसी को और डीपर लेवल पे लेके जाता है, और उसमें ढेर सारे राइटर आते हैं, ठीक है, जो इसकी बात करते हैं। तो बस इतना ही रखते हैं, बाकी जब नेट का बैच चलेगा तो फिर इससे आगे बढ़ेंगे, और बहुत डीपर लेवल हमने खुद ही से कर लिया, इससे ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। तो मेरे ख्याल से क्लियर है सभी को, इतनी ढेर सारी बातें मैंने बता दी। अब इसी से कनेक्टेड एक और बहुत ही प्यारा वर्ड है, जिस वर्ड का नाम है कनोटेशन एंड डेनोटेशन। ये आपके ये आपके एम एच ग्राम की बुक में है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, और साथ ही साथ पन, इसको अगर यहीं पे समझ लेंगे तो ये जितना भी माथा खराब करने वाला कहानी वो यहीं का यहीं खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग की इच्छा हो और आदेश हो तो बताओ भाई, शुरू करें। कन्नोटेशन और डेनोटेशन को अभी खत्म कर लें, क्योंकि ये कनेक्टेड ही है, और पन भी यही कनेक्टेड ही है। तो अभी अभी कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आर यू रेडी एवरीवन? ठीक है, तो इसको एक नई रिकॉर्डिंग में देखेंगे, पुरानी रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं,
ठीक है, और नई रिकॉर्डिंग को स्टार्ट